आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, आपको अगर दिमाग में मेरे बोलते हुए कोई सवाल आएगा आएगा, तो आप चैट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं देखता रहूँगा। और अगर आपको फिर डिस्कशन कुछ करना पड़े, बिल्कुल 1 या 2 सवाल अगर आपके जितने भी होंगे तो वो हम जल्दी लेंगे, उसके बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी हमें ख्याल रखना है। जिसको थोड़ा लंबा डिस्कशन करना है, वो थोड़ा इंतज़ार कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं ये सेशन तब तक नहीं छोड़ूँगा, जब तक आप सब लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर ना हो। आप बस अपनी माइक्स ऑन ऑफ रखें, मैं जैसे-जैसे आपको सवाल पूछना होगा या कुछ डिस्कस करना होगा, आप चैट सेक्शन में अपना नाम लिख सकते हैं। मैं फिर एक-एक करके उसका नाम अनाउंस करूँगा और फिर हम थोड़ा बहुत आपके साथ इंटरैक्शन करेंगे। मोस्टली इसका मकसद यही है कि जितने भी आपके डाउट्स हैं, उनको हम थोड़ा क्लियर कर सकें, पर डाउट इंटरैक्टिव जब सेशन होगा, उसी में मैं समझ पाऊँगा कि डाउट्स क्या है। पहले मैं एक बैकग्राउंड दे दूँ आपको सिविल सर्विसेज़ का, जैसे अगर आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द एंटायर थीम ऑफ द डिस्कशन टुडे, जिसमें हमें ये देखना है कि सिविल सर्विसेज़ तैयारी करने का एक बेसिक अप्रोच क्या है, शुरुआत से शुरू कैसे करना है। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ उस चीज़ का। देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल भी नहीं मानता कि ना ना कोई भी एक लॉजिकल सा एक रीज़नेबल इंसान, जिसे हल्की-सी भी दुनियादारी पड़ी है, उसको पता है कि गुर्बत से बाहर निकलने का या फिर अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकलने का, सिविल सर्विसेज़ ही एक तरीका नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि दुनिया भर में जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो कहते हैं कि गुर्बत से बाहर निकलने का 3 तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका है कि अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन पे काम किया जा सकता है, ज़मीन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करी जा सकती है, तो उससे आप एक अपना नया कोई एंटरप्राइज़ शुरू कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। उससे अपने जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसको काम करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना मेरी मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है, तो वो आप रहने दीजिए। सेकंड लेवल पे जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दैट इज़ कैपिटल। इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास पैसा है, देन यू हैव सफिशिएंटली, आपके पास अच्छी खासी बेसिक्स है, जहाँ पर आप उस पैसे का इस्तेमाल करके आप कोई बिज़नेस शुरू कर सकें, एंटरप्राइज़ शुरू कर सकें, कहीं पर उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो ये भी एक तरीका है गुर्बत से बाहर निकलने का। और इसीलिए वो जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है, जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है, उसका बेसिक जो कोर है, वो यही है कि हम कैसे लोगों तक पैसा पहुँचाएँ। क्रेडिट का जो फ्लो होता है, जो हमें पैसा लोगों को लोन के ज़रिए पहुँचाना है, चाहे फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी हो या नॉन इंटरेस्ट इकोनॉमी हो, जैसे कि हमारे अपने ट्रेडिशन में है। तो उसका मकसद ये है लोगों तक पैसा पहुँचाएँ और पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना ख्वाब पूरा कर सकें। तीसरा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि गुर्बत से निकलने का क्या तरीका है, जो हमें सोशल फिलोसोफर्स भी कहते हैं, वो ये है, दैट इज़ एजुकेशन। अभी रिसेंटली हार्वर्ड में एक स्टडी हुआ है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका टाइटल था एम्पावरिंग ग्लोबल सिटीजन्स। उसमें द बेसिक क्रक्स जो मैं आपको बता सकूं, उसमें बहुत कुछ चीजें बताई उन्होंने, पर जो बेसिक क्रक्स था वो ये था कि एजुकेशन कुड बी अ टूल, जिसकी जिसकी जिसके बिना पर, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, एजुकेशन का इस्तेमाल करके आप इकोनॉमी में, आप सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज को दूर कर सकते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज को ब्रिज कर सकते हैं, जो रिच और पुअर का डिवाइड है उसको ब्रिज कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक तीसरा टूल है, एक तीसरा पिलर है सोशल इनइक्वालिटी को, बेरोजगारी को दूर करने का। अब ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे लैंड हो, चाहे कैपिटल हो, ये तरीके हैं जिसके बिना पर आप अपनी अपनी प्रॉब्लम से दूर बाहर निकल सकते हैं। अब मेरा थोड़ा बहुत जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन के फील्ड में ही है, तो मैं सिर्फ उसी पे बात कर सकता हूँ। अब एजुकेशन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है जहाँ पर आप काम करते हैं एकेडमिक लाइफ में, आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है। देखिए, जो पूरा आज हमारे पास सेटअप है, जितने भी बच्चे हैं, कुछ इसमें अंडर ग्रेड भी है, कुछ इसमें पोस्ट ग्रेड भी है। तो एक मिक्स है सबका। तो मैं कोशिश तो करूँगा कि ऐसा कोई मैं चीज़ बताऊँ जो आपके जो अंडर ग्रेड है उनको भी, उनके लिए भी कुछ फ़ायदेमंद हो, और जो पीजी वाले हैं उनको उनके लिए भी कुछ फ़ायदेमंद हो। नाउ एजुकेशन में एक तो आपका है एकेडमिक लाइफ। हमें ये भी पता है कश्मीर में बैठकर, हमारी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, हमारा कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो नेशनल लेवल पे टॉप रैंकर्स में आता है। यानी ऐसा कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर आप जाकर अगर आपने 2-3 साल, 4 साल वहाँ दे दिए, तो आपको एक कहा जा सकता है कि ये आईएससी, जैसे आईएससी बैंगलोर का एक नाम है, आईआईटी दिल्ली का एक नाम है, जैसे कि आपका जेएनयू का एक नाम है, ऐसी हमारे पास कोई ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है। तो हमारे कश्मीर में बैठकर हम कश्मीर में कुछ कर नहीं सकते विद रिगार्ड्स टू एकेडमिक लाइफ। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी उतना अच्छा रेपुटेशन नहीं है
जितना बाकी यूनिवर्सिटीज का है बाहर। तो वो तो हो गया साइड पे, हमें पता भी है कि कॉलेजेस में कैसी पढ़ाई होती है, क्या तरीके की पढ़ाई होती है, कितनी लेवल की सीरियसनेस होती है, वो सब हम सबको पता है। दूसरा जो बेसिकली ऑप्शन है आपका एकेडमिक लाइफ को हटकर, जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि यू हैव अ बेटर चांस एट सक्सेस, अगर आप वो वाली एजुकेशन हायर कर ले, वो वाली एजुकेशन में अपना पूरा वक्त दे दे, इंस्टेड ऑफ कि आपने अभी तक 25 साल एकेडमिक्स में गुजारा, आपने 16 साल 10th जैसे एग्जाम के लिए दिए, आपने 2 साल 12th के लिए दिए, आपने 4 साल ग्रेजुएशन में दिया, आपने 2 साल पीजी में दिए, आपने 25 26 27 साल ऑलरेडी आप जहां पर दे चुके हो, इट्स नॉट गिविंग यू मच, वहां से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है आपको। दैट इज वाई आप आज यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे हैं। अगर आपको वहां पर अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होता तो आज शायद आप वहीं पे होते। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है, शायद आपको पता चल गया कि मैंने 20-25 साल जहां पर मेहनत करा, जो मैंने नॉलेज एक्वायर करी, वहां से इट हैज नो एजुकेशनल आउटकम। मुझे कोई मार्केट में, मुझे कोई एब्जॉर्प्शन का कोई सिस्टम नहीं है जो जहां पर मैं एब्जॉर्ब हो सकूं, जहां पर लोग मुझे जॉब दे सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो आप इस वक्त एक दूसरे ट्रैजेक्टरी पे है, जो एकेडमिक लाइफ को छोड़कर आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आए हैं। कॉम्पिटिटिव लाइफ में मेरी नजर में ज्यादा एजुकेशनल आउटकम है, ज्यादा चांसेस है आपके सक्सेस के। अब ज्यादा चांसेस कैसे है? बिकॉज मैं आपको बता सकता हूं, हमारे पास इसमें एक चीज है जिसको आपको तैयार करना है। वो एक चीज जब तैयार हो जाएगी, हमारे जितने सारे एग्जाम्स आते हैं जो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर सीधा हाथ में जॉब देते हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। पहले तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो तो पता ही है हमें। सेकेंडली, आपको एक चीज तैयार करनी है बस, दैट इज जनरल स्टडीज एंड सीसैट। ये एक चीज आपको तैयार करनी है, चाहे उसमें आपको 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना या इवन 2 साल लगे। अगर आप ऐसी एजुकेशन के लिए 25-26 साल दे सकते हैं जो आपको कुछ भी वापस नहीं दे रहा, तो आप क्यों नहीं 2 साल का समय दे सकते हैं जीएस और सीसैट कवर करने में। और ये ऐसी प्रिपरेशन है कि अगर आपने ये काम सही से कर लिया, गाइडेंस के अंडर बैठ के किया, डेडिकेशन के साथ किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया, 2 साल की स्टडी आपको सीधा हाथ में जॉब दे सकती है। बहुत अच्छे चांसेस है इसके। इसके ये चांसेस है कि आप अगर जीएस और सीसैट जैसा एग्जाम कवर कर ले, जैसा जैसा सिलेबस कवर कर ले, आपका यूपीएससी से लेकर उसके नीचे एसएससी जैसा एग्जाम जो भी बहुत अच्छा एग्जाम है, उसके नीचे जेकेपीएससी जैसा एग्जाम, उसके नीचे आपके एसएसबी जैसे एग्जाम्स, सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि आप शायद कहीं पर सेटल हो जाए। ठीक है, तो जीएस और सीसैट, दैट इज द वन थिंग दैट आई वाउच फॉर, दैट इज द वन थिंग जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर बुलाया है मैंने, कि उसकी तैयारी अगर सही से हो गई हमारी, तो काफी अच्छा चांस है कम से कम एक सेटलमेंट का, एक स्टेबल जॉब का, एक स्टेबल फैमिली का एक अच्छा खासा चांस है। तो दैट इज हाउ आई केम इनटू दिस स्फेयर एंड यू केम इनटू दिस स्फेयर, बिकॉज आपको भी ये बात पता है कि यहाँ पर ज्यादा चांस है। नाउ जब आप अब इसके बाद एग्जाम की बात करते हैं, मैंने जब आपका फॉर्म देखा, आप में से कुछ बच्चे जो हैं जो यूपीएससी दे चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जो जेकेपीएससी दे चुके हैं, और कुछ बच्चे हैं जो एसएसबी दे चुके हैं। लेकिन याद आपको एक चीज रखना है, इन तीनों लेवल पर यही चीज पूछी जाती है, जीएस और सीसैट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनरल स्टडीज अच्छे से कवर करना, सीसैट अच्छे से कवर करना मेक्स यू एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। आने वाले भी गवर्नमेंट के लेवल पे, गवर्नमेंट के सेक्टर में काफी सारे पोस्ट हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उनको अभी से तैयारी करनी है कि भाई आने वाले पोस्ट के लिए मैं कैसे तैयार हो जाऊं, क्योंकि पोस्ट आने के बाद तैयारी करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप कंपीट नहीं कर पाएंगे उन लोगों के साथ जो 2-2 3-3 साल से पढ़ रहे हैं। तो आज तैयारी होगी तो कल के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये तो बेसिक मैं बैकग्राउंड दे रहा था आपको। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, अब आपको आईएएस और केएस जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो आपको कल को एसएसबी में भी काफी फायदा देगा। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे एक बहुत ही करीब हमारे बेसिक स्टूडेंट भी थे, बट बेसिकली पढ़ाई उन्होंने सेल्फ स्टडी ही करी है। फिर बाहर अतिया में भी थे, फिर हमारे पास भी आए। जब मनान बट केम टू अस, एट दैट टाइम ही हैड नो जॉब। मनान बट आपको पता होगा आईपीएस हैं अभी। एट दैट टाइम ही हैड नो जॉब। उसने अपना प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ा था, अतिया में उसने 1-2 साल दिए। उसके बाद वो, जब मैं उससे मिला, ही वाज अनएम्प्लॉयड। उसने फिर उस समय केएस का एग्जाम दिया, उसने आईएएस का एग्जाम दिया, दोनों में फेल हुआ। उसने एसएसबी का एग्जाम दिया, और एसएसबी में सब इंस्पेक्टर का उसका कोई पोस्ट निकला, तो सब इंस्पेक्टर निकला। उसके बाद उसने केएस फिर से दिया, तो केएस में डीएस सीधा वो के एएस बना। और उसके बाद उसने यूपीएससी भी दिया, और उसमें उसका सीधा आईपीएस हो गया। तो मेरा बोलना ये है कि जो एसएसबी के बच्चे भी यहाँ पर सुन रहे हैं,
एसएसबी के बच्चे भी इस ध्यान से सुन ले कि एसएसबी में आपका कंपटीशन एसएसबी के बच्चों के साथ नहीं है। एसएसबी में मनान जैसे लड़के भी बैठते हैं जो यूपीएससी आईपीएस का जैसा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और उनका सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट जो है निकला हुआ है। तो आप समझे कि आपका कंपटीशन कितना सिवियर है। तो इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव लाइफ कहते हैं, बिकॉज आपका कंपटीशन कैसे अरे गरे बंदों के साथ नहीं है, अच्छे खासे लोगों के साथ है जिनने बड़ी तगड़ी मेहनत करी है। तो ये दिमाग में रखें आप, चाहे आप एसएसबी या केएस, केएस में भी आप देखें, केएस में कौन देता है भाई, कौन क्वालिफाई करता है, जो 2-3 साल से पढ़े हैं, जिनका यूपीएससी नहीं हो रहा, जिन्हें यूपीएससी में मेंस में फेल हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, केएस का एग्जाम छोड़ते नहीं हो। केएस का एग्जाम हर कोई देता है, इल्ला माशाल्लाह कोई अगर आपको एग्जाम्पल दिखेगी जो बोलेंगे कि मुझे केएस करना ही नहीं है, मुझे एसएसबी करना ही नहीं है, वो तो बहुत कम एग्जाम्पल है ऐसे। और मुझे सिर्फ आईएएस ही करना है या तो मैं कुछ और करूंगा, तो वो वैसी एग्जाम्पल बहुत कम है। नाउ तो पॉइंट मेरा ये है कि आईएएस की तैयारी करेंगे तो आपके पास बेहतर नॉलेज होगा, अच्छा नॉलेज बैंक होगा, बड़ी अच्छी तैयारी होगी, रिगरस रिगरस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी आपके पास। आप ऐसे बच्चों के साथ पढ़ लिखेंगे आईएएस में जो अच्छा पढ़ते हैं, बचपन से अच्छा पढ़ते आए हैं, उनके साथ आपका लेवल अप भी होगा। तो आईएएस का तैयारी ही करना है, उसी से बाकी के एग्जाम्स आपके आराम से हैंडल हो पाएंगे। और जब आईएएस की तैयारी करते हैं उसमें 3 स्टेप्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप किसी ऐसे ग्राउंड में जाते हैं या ऐसी टेरिटरी में जाते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कश्मीर में नहीं हूं, तो मैं कश्मीर से बाहर कहीं ऐसी जगह पे चला गया जो जिसको मैं जानता नहीं, जो मैं पहली बार ऐसे किसी गांव में ऐसे किसी सिटी में चला गया, तो मैं पहली पहली चीज क्या करूंगा, पहली चीज मैं उस जगह का मैप निकालूंगा। बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर है, मुझे पता होना चाहिए जहां पर मैं रहूंगा वहां पर बगल में कोई होटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मेरा होटल पसंद नहीं आया तो मैं किसी दूसरे होटल जाऊंगा। सेकेंडली मुझे पता होना चाहिए हॉस्पिटल कहाँ पे है, कि हो सकता है मैं बीमार चला गया, तो बीमार हो गया तो हॉस्पिटल का मेरा डिस्टेंस पता होना चाहिए मुझे। सेकेंडली मुझे पता होना चाहिए भाई वहां पर कैसी फैसिलिटीज है, खाने का कैसा सिस्टम है, हलाल और हराम का डिफरेंस पता, ये सब चीजें मैं मैप निकालूंगा और मैं मैपिंग करूंगा अपनी जगह पर कि मैं जहां पे जा रहा हूँ वो टेरिटरी कैसी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक अननोन टेरिटरी में यूपीएससी में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका मैप निकालिए आप। तो मैप उसका क्या है, उसका मैप है सिलेबस। तो सिलेबस अगर आपके पास है, वो ही इसका पूरा मैप है। वो आपको बताएगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको बताएगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो पहला आपको सिलेबस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दे, जो आपको पूरी एक बाउंड्री बनाकर दे दे कि भाई ये है हमारा यूपीएससी, इसी को इस तरीके से यही सब्जेक्ट्स है जो आपको कवर करने हैं। जब तक कि आपको सिलेबस ज़बानी याद नहीं होगा तब आप आगे नहीं जा सकते, आप सेकंड लेवल पे नहीं जा सकते। तो आपको बार-बार कंटिन्यूअसली सिलेबस को ज़बानी याद करना है। मैं उसको जितना मैं स्ट्रेस करूँ उतना कम है। आप शायद मेरी बात को सीरियसली ना लें, क्योंकि जब आप कल को फेल हो जाओगे तब आपको मेरी बात का वैल्यू समझ आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी तैयारी तब तक रोक दें। अगर आपको अगर आपको 2 हफ्ते भी लगेंगे, आप अपनी सारी तैयारी रोकें। क्लासेस आप जा रहे हैं, क्लासेस को छुट्टी करें। सबसे पहला काम आप सिलेबस को ज़बानी याद करें। बिल्कुल वैसे जैसे कि एक बच्चा करता है। जब तक आपको सिलेबस ज़बानी याद नहीं होगा, कौन-सा टॉपिक कहाँ पर लिखा हुआ है, जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 में क्या है, जीएस 4 में क्या है, ये ज़बानी याद होना चाहिए आपको। और ये इसमें सिर्फ याद नहीं करना है, इसको समझना है। ये सिलेबस में है क्या, किस किस वर्ड का क्या मतलब है, उसको समझना है, उस सिलेबस को अच्छे से उसको टैकल करना है। आपने उसके नोट्स बनाने हैं, भाई सिलेबस को समझने के नोट्स बनाने हैं। आपका पहला यूपीएससी का पहला फाइल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। वो आपका पहला पहला पेज होना चाहिए जो आप इसमें लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, उसमें हर कीवर्ड का आपको मतलब जानना है, डिक्शनरी यूज करनी है, जीपीटी यूज करना है, वहां पर लिखना है भाई यहाँ पर अर्बनाइजेशन लिखा है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, एनिमल रेयरिंग लिखा है उसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी का इम्पैक्ट लिखा है उसमें क्या है, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के बाद की पर्सनैलिटीज है उसमें क्या है। तो उसको अच्छे तरीके से डिकोड करना है कि भाई ये सिलेबस में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो है क्या बेसिकली, एथिक्स में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, उसका मतलब क्या है। तो ये सब आपको तैयार करना है, कम से कम 2-3 पेजेस की फाइल बनानी है, तब आपको सिलेबस ज़बानी याद करना है। जैसे हम बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी, उसने मेरे कमरे में वो चारकोल लगाया था, कहती थी कि जब उठोगे इसको पढ़कर इसको याद करके निकलना, तो उसको नज़र देख के निकलना। तो हम पहले नज़र देख के उसको निकला करते थे स्कूल। बिल्कुल ऐसे ही आपको चारकोल के बगल में सिलेबस भी लगाना पड़ेगा, और जब भी आप सुबह निकलेंगे, कहीं पे भी निकले, पहले उसको नज़र देनी है कि सिलेबस में क्या-क्या वर्ड्स हैं। ये उसको ज़बानी मेंटल दिमाग में एक पूरा मैप होना चाहिए सिलेबस का। तब जाके आपका मेजॉरिटी जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो हल हो जाएँगे आपको। अब बोलेंगे आप कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका सवाल होता है, ध्यान से सुनिएगा बिकॉज़ मैं बोलने में ही आपके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगा।
कुछ कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें अखबार कैसे पढ़ना है समझ नहीं आता। आपको कैसे समझ आएगा जब तक आपने सिलेबस देखा नहीं। सिलेबस जब याद होगा, ज़बानी याद होगा, तभी अखबार समझ आएगा कि अखबार में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अखबार में कोई अर्बनाइज़ेशन की न्यूज़ होगी तो बिल्कुल पढ़िए आप, सिलेबस का पार्ट है ये। अखबार में कहीं पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की न्यूज़ है, बिल्कुल पढ़िए, ये भी आपके सिलेबस में लिखा है। इरिगेशन पे कुछ हुआ है तो इरिगेशन आप बोलेंगे भाई इरिगेशन क्या पढ़ेंगे? इरिगेशन ज़रूरी पढ़ना है, जीएस 3 के सिलेबस में लिखा है। तो सिलेबस में चीज़ें लिखी हुई है, आपको उसी तरीके से, उसी आउटलुक से, उसी फ्रेम से, उन्हीं आँखों से आपको किताबें पढ़नी है, उन्हीं आँखों से आपको अखबार पढ़ना है, उन्हीं आँखों से आपको वीडियोज़ देखने हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, सिलेबस की इम्पोर्टेंस, सिलेबस को डिकोड करना, सिलेबस की फाइल बनाना, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। सेकंड लेवल पे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी शुरू नहीं करना है आपको, पढ़ाई आपकी शुरू अभी नहीं होगी, पढ़ाई शुरू करना सबसे आखिर का स्टेप है और सबसे छोटा स्टेप है। सबसे दूसरे नंबर पे जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये है, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम यूपीएससी में कहते हैं द बिग फोर। द बिग फोर क्या होता है? बिग फोर हो गया आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को हम बिग फोर कहते हैं। जब आप बिग फोर की बात करते हैं, लोग लोग बेसिकली, आप भी जब अगर यहाँ पर आए और अगर आप में अभी अभी नए नए हैं आप और एक्सपीरियंस नहीं है अभी, आप भी लगता होगा आपको कि भाई इसमें तो यही चार है, इसमें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। आपको भी जिसने भी बोला होगा उसने भी आपको यही चारों के बारे में बेसिकली बोला होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, जितना हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी है। सोसाइटी ने आपने सुना नहीं होगा कभी। जितना 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 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट है। जितना आपका इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एग्रीकल्चर है। ठीक है? आपका टेक्नोलॉजी है, आपका सिक्योरिटी है। ये ऐसे छोटे-छोटे फील्ड्स है। आपका आईआर, भाई आईआर ने अभी कुछ 1-2 साल पहले 12 क्वेश्चन लेकर आया हो। 12 क्वेश्चन, ट्वाइस व्हाट हिस्ट्री हैज़ गिवन अस। दैट वाज़ व्हाट वाज़ गिवन बाय आईआर। तो आईआर जैसा सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, सोसाइटी जैसा सब्जेक्ट है, आपका गवर्नेंस है, आपका एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है। ये छोटे-छोटे सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसको हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं। तो पेरेटो ने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था 80-20 का। उसने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ऐसी कोई चीज़ बताओ कि मैं 20% का एफर्ट मारूँ और 80% का आउटपुट मिले। हमारे यहाँ हमारे बच्चे क्या करते हैं, 80% का एफर्ट लगाते हैं और 20% का आउटपुट निकालते हैं। हमें फोकस करना है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे कि मैं 20% का फोकस मारूंगा और 80% का रिजल्ट लेकर आऊंगा। और उसमें ये सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते जब तक कि आपने बहुत अच्छे से इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को ना पढ़ा हो और इसके आपके पास नोट्स ना हो। और इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। उसके कंपैरिजन में हिस्ट्री में इतना ज्यादा एफर्ट लगेगा पर आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बहुत चीजों को समझना है। अब ये मैंने कैसे बोला आपको? मैंने कैसे बोला आपको कि ये छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो आप? मैंने इसलिए बोला बिकॉज़ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। तो आपने सेकंड नंबर पे जो चीज़ करनी है दैट इज़ पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का उठाकर लाइए। क्वेश्चन सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करिए, किस सब्जेक्ट में कितना आता है। आज आपको ये करने की भी जरूरत नहीं, किताबों ने खुद करके रखा होता है। आप कोई भी पीवाईक्यू का वो बुकलेट लाइए, उसमें करके रखा होता है। मेंस का कोई बुकलेट लाइए, उसमें करके रखा हो, वो बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो जैसे इकोनॉमी का कितना इंपॉर्टेंस है, फिर हिस्ट्री का कितना है, उसका कितना, इसका कितना है। तो आपको थोड़ा दिमाग में फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि भाई मैं ऐसे बिग फोर के पीछे ना भागूं, मैं वो भी करूं, बिल्कुल उसका भी इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, पर इसके बगैर भी नहीं होगा। अगर मैं उसी पे फोकस करता रहा मेरा एग्जाम तो गया। मुझे दोनों पे फोकस करना है और अपना टाइम उसी के हिसाब से देना है जिसकी उतनी औकात है। जिसमें मैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमी कितना बड़ा सब्जेक्ट है। इकोनॉमी बिल्कुल हाथी है। कम से कम 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं इकोनॉमी का कोर्स समझाने में। और उसके साथ में एक एग्रीकल्चर छोटा सा सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में कुछ चैप्टर्स है आपके, मैं आपको बताता हूँ। मेंस का जब एग्जामिनेशन होता है, इकोनॉमी जो बिल्कुल हाथी जैसा जिसमें 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं कवर कराने में, उसमें उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने एग्रीकल्चर से आते हैं। और एग्रीकल्चर आपका 15-20 दिन में कवर हो जाता है। 15 दिन में कवर होगा, 15 दिन की मेहनत होगी और आउटपुट ज्यादा मिलेगा। इकोनॉमी में 3 महीने की मेहनत होगी और आउटपुट कम मिलेगा। ये चीजों को जानना है, ये इंट्रिकेसीज है इस एग्जाम की। ये इंट्रिकेसीज आपको कैसे पता चलेगी?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। अगर आपको खुद करना नहीं आएगा, आप आ सकते हैं, कुछ डिस्टेंस में हमारे टीचर है, वहां से बैठकर उनके साथ बात करके वो आपको सिखाएंगे कि एनालिसिस कैसे करना है। तो दिस इज हाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू एनालिसिस। तीसरा जो, अब जैसे आपने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस ने आपका एक बाउंड्री दे दी आपको, जैसे आप स्टेडियम में है तो आपका बाउंड्री आ गया कि भाई छक्का छक्का चौका कहाँ पे मार सकते हैं, तो बाउंड्री कहाँ पर है, वो बाउंड्री बेसिकली आपका सिलेबस है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मैं छक्का कहाँ मार सकता हूँ, मैं बाउंड्री नजदीक कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं पर नजदीक होती है, कहीं पे दूर होती है, तो बाउंड्री नजदीक कहाँ है, बाउंड्री दूर कहाँ पर है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। तो आपको पता चला भाई लेग से अगर शॉट मारूंगा तो जल्दी छक्का हो जाएगा, ऑफ साइड से अगर शॉट मारूंगा तो लंबा लंबा बाउंड्री है, काफी काफी जोर से मारना पड़ेगा तभी छक्का होगा, तो बेहतर है कि लेग का शॉट मारो और आराम से छक्का हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर पीवाईक्यू एनालिसिस, आपको वही छक्के मारने की जगह दिखाएगा कि आप कहाँ पे शॉट मार सकते हो। ठीक है, और जब तक आप ये नहीं करोगे, मैं आपको टाइम एंड अगेन कहता हूँ, आप 10 बार फेल हो जाओगे, फिर आप मेरी ही बात पे पहुंचोगे कि भाई पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी आपकी। जैसे ये दो हो गए, उसके बाद आपको पढ़ना अब शुरू करना है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, स्टार्ट आपको जब भी पढ़ाई करनी है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब कुछ हमारे लोगों ने सेल्फ स्टडी को पता नहीं क्या बना लिया है। सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं है कि मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि मैं, मेरा प्राइमरी फोकस मेरी खुद की पढ़ाई होगी, और मैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं किसी से मदद नहीं लूंगा। ये बिल्कुल बेहुदा सी बात है। आज तक मजाल है कि किसी ने अपने कमरे में बंद करके बिना किसी से बात किए, बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना किसी से कोई सजेशन लिए ये एग्जाम क्वालिफाई किया हो। अगर किसी ने किया, वो झूठ बोल रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, जो आपको ये बताएगा कि मैंने कमरे में बंद करके किसी से कोई बात नहीं की और मुझे खुद ही वही आती रही कि करना क्या है और मैं खुद ही करता रहा। दिस डज नॉट हैपन। सेल्फ स्टडी का मतलब है एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी गाइडेंस में बैठकर खुद पे काम करना, खुद की पढ़ाई पे फोकस करना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सेल्फ स्टडी का मतलब, हमारा सेल्फ स्टडी का ऑल्टरनेटिव क्या है? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी का ऑल्टरनेटिव कोचिंग है। भाई हाउ हाउ कैन कोचिंग बी एन ऑल्टरनेटिव टू सेल्फ स्टडी? भाई कोचिंग वाला, मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ, क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चों में मैं जब उसी लेक्चर पे उनको सवाल पूछूंगा, 100 में एक एक बच्चा जवाब दे पाता है, और 99 बच्चे कहाँ है? 99 बच्चे थे ही नहीं वहां। तो बेसिकली लेक्चर से क्या होगा? ये तो आपकी खुद की पढ़ाई है। मैं आप किसी को भी पढ़ा, मैं आपको बताऊंगा, आ जाओ आप मेरे पास, आप मेरे साथ साल भर रहते रहो, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट दिखाऊंगा, पूरा पढ़ा पढ़ा के छोड़ूंगा आपको, तब भी क्वालिफाई नहीं होगा आपका। बेसिकली सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई मजाल है किसी बंदे की, किसी टीचर की, किसी इंस्टीट्यूट की, जो आपको बताएगा कि ये आप पढ़ो, आप हमारे पास आओ, हम आपको क्वालिफाई करा के देंगे। कोई क्वालिफाई करा के नहीं दे सकता, इसको खुद ही करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ऑप्शन नहीं। अब लेकिन एक चीज आपको है, दैट इज आपको मदद चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी इंट्रिकसीज कुछ बताई सिलेबस और पीवाईक्यूज की, ये आपको नहीं, शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। तो यही है गाइडेंस, यही आपको चाहिए, चाहे मुझसे, चाहे इंस्टीट्यूट से, आपको यही चीज चाहिए। अभी आपने जैसे आंसर राइटिंग नहीं किया होगा तो आपको नहीं पता आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, इसमें वो वाली आंसर राइटिंग नहीं लगती है। अब आप कहाँ जाएंगे? आपको किसके पास जाना है? आप हमारे पास आए, आप किसी और के पास जाए, आप अपने भाई के पास जाए जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप किसी टीचर के पास जाए जो इसी में रहता पढ़ाता है, वो आपको बताएगा भाई ये ऐसे करना है, ये नहीं करना है, वैसे करना है। तो बेसिकली सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं है कि आप खुद पढ़ेंगे, खुद सब कुछ डिसाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं। सेल्फ स्टडी नहीं होगी जब तक कि आपके पास गाइडेंस नहीं है। सेल्फ स्टडी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको लोग सिखाएंगे नहीं कि करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, इसकी लैंग्वेज क्या है, आंसर राइटिंग की इंट्रिकसीज क्या है, ऐसे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से आपको कौन सी चीज मिलेगी। आपको जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, दिल्ली में अभी क्या है, एक दो 2-3 साल से एक हजरत, एक टीचर आए, उन्होंने कुछ एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने करंट करंट अफेयर्स के कुछ क्लासेस देना शुरू किया। अब लोगों को क्या पता है? लोगों को ये पता है कि यूपीएससी इज ऑल ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, भाई साइंस एंड टेक पढ़ने की क्या जरूरत है? करंट अफेयर पढ़ो, उसी से साइंस एंड टेक हो जाएगा। एनवायरनमेंट पढ़ने की क्या जरूरत है? करंट अफेयर पढ़ो, उसी से एनवायरनमेंट होगा। सिक्योरिटी पढ़ने की क्या जरूरत है? आईआर पढ़ने की क्या जरूरत है? करंट अफेयर पढ़ो, उसी से सिक्योरिटी आईआर भी होगा। और इंस्टीट्यूट ने भी यही बोलकर लोगों को बुलाया। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, पता नहीं जो भी दिल्ली विल्ली में होते हैं उनको पता होगा उनका, बड़ा पॉपुलर हुआ।
अभी जाके जो ये एग्जाम हुआ अभी मेंस का, ऑलमोस्ट सारा पेपर, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर आपका स्टैटिक था। देयर इज नो करंट अफेयर्स। तो मैं पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ, इस हवाबाजी में नहीं जाना है, ठीक है? तो ये एग्जाम आपका करंट का नहीं है, ये एग्जाम आपका स्टैटिक का है। चाहे आप सबसे, मैं आपको, अगर आप मुझे पूछोगे सर सबसे ज्यादा डायनेमिक इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, तो आई विल टेल यू सबसे ज्यादा डायनेमिक इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मैं जो पिछले साल पढ़ाता हूँ और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत फर्क होता है। बिकॉज मुझे खुद इसमें पढ़ना पड़ता है, बिकॉज इसमें इतनी चीजें नहीं हो जाती है एक साल के अंदर। ये हिस्ट्री की तरह नहीं है, ये इकोनॉमी की तरह नहीं है, ये पॉलिटी की तरह, इसमें इतना कुछ बदल जाता है कि मेरे पिछले लेक्चर्स और मेरे आज के लेक्चर्स में आसमान जमीन का फर्क होता है। नाउ पॉइंट मेरा ये है सर, आप मुझे बोलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो होता है करंट अफेयर्स बेस्ड, मगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर? मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक से आते हैं, स्टैटिक से आते हैं, स्टैटिक से आते हैं। दिमाग में डाल दो ये, करंट से नहीं आते हैं, स्टैटिक से आते हैं। इसीलिए आपको मेन फोकस आपका स्टैटिक होना चाहिए। अब कि ये कैसे पता चलेगी आपको? ये गाइडेंस से पता चलती है, ये दोस्तों से पता चलती है, ये सीनियर से पता चलती है। तो सेल्फ स्टडी करना है, बट अंडर अ गाइडेंस। अगर जब तक आपके पास गाइड नहीं होगा आप भटक जाएंगे, आपको परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें हैं जो इसका बेसिक मुद्दा है, जिसके बेसिस पे ही आप शुरू कर सकते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट, उसके बाद होता है ना, जैसे कभी आपके कोई होते हैं, जैसे आपके कोई स्कॉलर है, जैसे कोई आलिम वालिम है, तो आप गए उनके पास, बोला कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा, तो आपको बोलता है कि ऐसे पढ़ो, सोने से पहले ऐसे पढ़ा करो तो ठीक हो जाएगा। तो आप ठीक, आपने पढ़ा, ठीक हो गए, हफ्ता 2 हफ्ता ठीक हो गए, आपने फिर से डरावना ख्वाब देखा तो फिर से गए। तो ये आपको जाना पड़ेगा, आपको अपना कोई गाइड लेना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव डिफिकल्टीज। अगर मैं लिस्ट डाउन करूं कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपको, तो शायद आप डर जाएं। लेकिन मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि शुरुआत से लेकर, जैसे ही आप शुरू करोगे, 3 महीने में ये प्रॉब्लम आएगा आपको, 6 महीने में ये प्रॉब्लम आएगा आपको, 1 साल के बाद ये प्रॉब्लम आएगा, एग्जाम देने के बाद ये प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज ये सबकी जर्नी, मैं इसी जर्नी से गया हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। आपको भी सेम प्रॉब्लम्स होंगे, आप कौन से दूसरी मिट्टी के बने, तो आपको भी वही इश्यूज होंगे जो मुझे मुझे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये पूरा मुद्दा है, 3 चीजें जो मैं आपको समझा रहा था। नाउ आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें आइडिया हो। नाउ अगर आपको कुछ अब इसमें स्पेसिफिकली जानना है, शायद कोई ऑलरेडी, ये तो मैं उनके लिए बता रहा था कि जिनको आप शुरू करना है बेसिकली, जो इस हमारे इस पूरे सिस्टम का, पूरे सेशन का ये भी थीम भी था। तो मैंने बता दिया आपको कि बेसिक से शुरू कैसे करना है, ठीक है ना? तो आपको अब जब आप ये सिलेबस और पीवाई क्यू एनालिसिस कर लोगे, जस्ट गेट इन टच विद जैसे कि फिरदौस अभी पूछ रहे हैं सर, व्हाट इफ किसी के पास अगर गाइडेंस नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आसपास में देखें, आप यूट्यूब पे सर्च करें आप, या किसी से सीनियर से बात करें, उनको पूछें आप कि मैं किसके पास जाऊं, मुझे कौन हेल्प करेगा, ठीक है? तो जब आपको पता चलेगा कि भाई, अगर कोई आपको बताएगा ये एक बंदा है, आप उससे बात करें, ये एक और बंदा है, आप इससे बात करें, उसके बाद बात करके देखें कि क्या मुझे ये बात मेरी सुन सकता है, क्या ये मुझे लंबे समय तक गाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जिसका ना फैमिली में कोई है, जिसका ना दोस्तों में कोई है, और जो सीधा साधा यू नो इस पूरे फील्ड में उसका कोई भी नहीं है, तो ही विल हैव टू गो टू एन इंस्टीट्यूट। वहां पर ही विल हैव टू टेक अ मेंटरशिप प्रोग्राम, और उनके साथ मेंटरशिप में बैठकर वो तैयारी कर सकता है। उसके बाद आप जैसे पूछ रहे हैं अभी कि सर ये एक्सपेंसिव मेंटरशिप कोर्सेज होते हैं और ये मतलब फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है फिरदौस। अभी हमने जस्ट 2 दिन, जस्ट 2 अक्टूबर को एक स्कॉलरशिप कराया क्यूसैट के नाम से। उसमें पीपल हु हैव क्वालिफाइड दैट स्कॉलरशिप, उनका पूरा 2 साल का कोर्स, 2 साल की मेंटरशिप, 2 साल की गाइडेंस, सब कुछ 8,000 रुपए में हो गया, ठीक है ना? सो ऐसा भी नहीं है, इतना भी इसको आप एक्सक्यूज ना बनाएं कि इसके बगैर नहीं हो। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास एबिलिटी है, तो आपको मदद खुद ब खुद मिल जाएगी। How can we maintain consistency in mind? Shakir, there is a simple way to maintain consistency, that is remember why you are doing it. ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि आप ये क्यों शुरू करा आपने, आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि मैं इसमें क्यों आना चाहता हूँ। पहला आपका रीजन होना चाहिए, और वो जो भी आपका रीजन है, दैट हैज टू बी बियॉन्ड योरसेल्फ। आपकी हैसियत से बड़ा ख्वाब होना चाहिए आपका, आपकी औकात से बड़ा ख्वाब होना चाहिए आपका।
ऐसा आपका ख्वाब है कि मुझे मेरे माँ-बाप को हज पे ले जाना है, ये बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा ख्वाब है और आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं, तो उस ख्वाब से शुरू करो आप। या मुझे मेरे इलाके को बेहतर बनाना है, मुझे मेरी फैमिली को इस गुर्बत से बाहर निकलना है, तो आप एक छोटे से ख्वाब से शुरू करें। ये विज़न आपका विद ऐज, विद नॉलेज धीरे-धीरे इवॉल्व होता है और वो विज़न एक ऐसी चीज़ है, जब तक वो विज़न आपका क्लियर नहीं है, तब तक आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी मिलती है, भाई मेरा ये मकसद है, इस मकसद के लिए मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर लगेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और कंसिस्टेंसी के साथ एंड रिमेंबर, जब भी आपको लगेगा कि भाई शायद मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, थक गया, तो रिमेंबर कि आपने ये शुरू क्यों किया था? रिमेंबर कि माँ-बाप का चेहरा जब वो हज करके आएँगे। ये आपको कॉज़ जिसकी वजह से आप इस प्रिपरेशन में आते हो, ठीक है ना? वो आपका वो क्लियर होना चाहिए, वो हमेशा याद होना चाहिए, आँखों के सामने होना चाहिए। उसी वजह से आपको फिर कंसिस्टेंसी आती है, वो जज़्बा आता है कि मैं कंटिन्यू करूँ इसमें। हाउ टू इफेक्टिवली यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ एंड स्टडी मटीरियल्स? ऑनलाइन रिसोर्सेज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ जंक दैट इज़ देयर इन द यूट्यूब। आई वुड नेवर वांट यू टू गो टू द यूट्यूब। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यूट्यूब में भी ना जो भी टॉपर्स है या जो भी है, बेसिकली कहते हैं भाई क्या जरूरत है अभी, जैसे क्या जरूरत है आपको मेरे पास आने की, जाके यूट्यूब पे देख लो फिर। नाउ पॉइंट ये है कि यूट्यूब पे इतना सारा जंक है कि यूट्यूब पे कोई भी चढ़ सकता है, आप भी कल को बन सकते हैं यूपीएससी का, कोई मेंटर बनेंगे आप भी, तो आप भी लगा लेंगे यूट्यूब पे वीडियोस। पॉइंट मेरा बस एक ही है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जाए, गाइडेंस वाइडेंस के लिए ना जाए, मेहरबानी करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोरियोलिस फोर्स समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप यूट्यूब जाए, आप सर्च करें कोरियोलिस फोर्स एनिमेशन, वो एनिमेटेड तरीके से आपको कोरियोलिस फोर्स समझाएगा। आपको नहीं समझ आ रहा भाई ये लॉन्च व्हीकल्स कैसे चलते हैं, तो आपको नहीं समझ आ रहा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या है, तो जाके आप सर्च करें सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट का, आपको दिखाएगा कि कैसे चलता है। तो बेसिकली बोलने का मुद्दा ये है, यूट्यूब पे आप कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जाए, कॉन्सेप्ट का वीडियो देखने के लिए जाए। यूट्यूब पे कोई गाइडेंस आप ना लें, मेहरबानी करके, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा मेसी इंडस्ट्री है। यूट्यूब पे क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है, उसमें बहुत पैसा लगाया जाता है, बहुत ज्यादा गलत गाइडेंस दी जा रही है। तो यूट्यूब पे डोंट गो फॉर गाइडेंस, यूट्यूब पे ओनली टेक टेक योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, जो आपको कॉन्सेप्ट किताबों में समझ नहीं आ रहा वो यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, वो 5-10 मिनट में वीडियो देखो। गाइडेंस वाइडेंस के लिए यूट्यूब नहीं है। उसके बाद है सर जिनकी सिलेक्शन हुई टेस्ट में वो ऑलरेडी काफी तैयार कर चुका था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एज ए बिगिनर स्कॉलरशिप पॉसिबल, क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए आपको एक और चीज ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि आप पहले सेल्फ स्टडी कर लें, फिर थोड़ा पढ़ लें पहले। जैसे आप पढ़ लेंगे, अगर आपको इतना प्रॉब्लम होता है, किसी को भी अगर इतना प्रॉब्लम है, थोड़ा पढ़ेगा और उसके बाद कोशिश तो करेगा कि भाई मैं स्कॉलरशिप के थ्रू कहीं पहुंच जाऊं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने सारे लोग हैं जो जामिया जाते हैं, तो जामिया फ्री में देता है आपको सारा, 1 साल का प्रोग्राम होता है उनका जामिया का, उसमें आपको सिर्फ रेंट चढ़ता है ना खाने पीने का, तो बाकी पढ़ाई वढ़ाई का तो टोटल फ्री है। अब क्या जामिया हर कोई जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, जामिया के लिए पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे अगर आपको कोई डिस्टेंस आना है या कुछ भी, लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल मसल नहीं है, तो आप पढ़े पहले, थोड़ा लायक बने, उसके बाद आप आ सकते हैं, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। How much time is enough for KS and IS एग्जाम? इफ यू टॉक अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस का जो एग्जाम है वो आपको लेगा कम से कम मिनिमम 2 साल टू कंप्लीट द सिलेबस। बट इफ देर इज समथिंग जैसे कि केएस जैसा एग्जाम है, वो आपको 12-14 महीने में कैन बी डन। 12-14 महीने इज इनफ फॉर केएस। साजिद मुझे समझ नहीं आ रहा ये सेल्फ डाउट क्या होता है, इसको आप फिर से लिखिए। एसएससी के लिए बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा, जनरल स्टडीज उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एज वेल एज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो ये भी सीसैट में ही आता है। उसके लिए जो बेसिक किताबें हैं अग्रवाल की है या मुखर्जी नगर में जो किताबें आती है, यू जस्ट गेट देम। तो जस्ट फॉलो दी पीवाईक्यूज, कम से कम 30 साल के एसएससी के पीवाईक्यूज करें आप, आपका अगला साल हो जाएगा। और एसएससी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्पीड का, तो स्पीड को पे फोकस करना है कि मैं बेहतर स्पीड पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। I've recently qualified my 12th class. I have joined the college. I am unable to manage both. I have resources, but I don't know how to exactly use it. I basically don't know how to study. Please help. I want to complete my syllabus in these college years so that I can give the exam
You will have to come to the institute. I cannot give you a strategy unless I don't know कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है. तो उसके लिए you need a planner. और कॉलेज के टाइम अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, यू विल हैव टू टेक सम ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम. वो आपको कंटिन्यूसली लेक्चर्स और सिलेबस वगैरह लेना पड़ेगा. दैट इज हाउ यू कंप्लीट द सिलेबस. हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी ड्यूरिंग कॉलेज. माय मेजर सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस एंड how I should study for political science during my college days. पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी आपको कॉलेज में पढ़ा जा रहा है उससे बेहतर है कि आप पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन उठाकर पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ें. तो किसी भी वेबसाइट पे जाके पॉलिटिकल साइंस के बुक लिस्ट निकालें आप. जैसे फॉर एग्जांपल शुभ्रा मैम है, उनके नोट्स भी आते हैं उसमें. तो पॉलिटिकल साइंस की बेसिक किताबें उठाएं और पॉलिटिकल साइंस के नोट्स उठाएं. उन्हीं को पढ़े यूपीएससी के, और उससे आपका सारा कॉलेज का टाइम निकल जाएगा. कॉलेज के जितने भी आपको मेजरली कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मोस्टली उसमें कवर हो जाएंगे आपके. तो आपको ये कॉलेज के 3 साल में यू शुड कवर योर पॉलिटिकल साइंस एंटायरली. तो पॉलिटिकल साइंस का कॉलेज का भी कवर हो जाएगा आपको और यूपीएससी का ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा. बट रिमेंबर कि डोंट ओनली फोकस ऑन योर ऑप्शनल इन योर कॉलेज डेज. यू हैव टू कंप्लीट योर जीएस ऑल्सो. ऐसा नहीं होता है कॉलेज के बाद पढ़ाई जीएस की शुरू नहीं की जाती. जीएस कॉलेज के टाइम ही शुरू करना पड़ेगा. तो रोजाना 3-3 4-4 घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे जनरल स्टडीज के लिए. बुक लिस्ट के लिए कोई भी बुक लिस्ट उठा लो आप. ऑलमोस्ट दीज बुक्स आर द सेम. आप या के वाजिरम की वेबसाइट पे या दृष्टि की वेबसाइट पे जाके बुक लिस्ट निकालिए, वो कवर हो जाएगा. इज इट नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग? नॉट इम्पॉर्टेंट. न्यूज़पेपर आपको तब करना चाहिए व्हेन यू हैव सफिशिएंटली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन 3 सब्जेक्ट्स. जब तक आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, जब तक आपने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है और जब तक आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, तब तक आपका बेसिक न्यूज़पेपर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. तो खास तौर पर पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, अपना ये शुरू कर सकते हैं. उसके बाद है इज इट नेसेसरी टू इज देयर एनी हॉस्टल और पीजी? यस, देयर इज हॉस्टल एज वेल एज पीजी. क्विंटेसेंस का तो नहीं है, बट क्विंटेसेंस के अतराफ में मिल जाएगा आपको. उसमें वहाँ टीम है, वो आपको हेल्प करेगी ढूंढने में. द सक्सेस रेशियो ऑफ सच एन इज वेरी लेस. दिस थॉट itself is stopping me. What should be my approach? सक्सेस रेशियो लेस है, बिल्कुल लेस है. बट विद रिगार्ड्स टू पीपल जो एग्जाम में फॉर्म भरते हैं या जो एग्जाम में प्रीलिम्स देते हैं. अब मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप सब तो बिल्कुल नए हैं इसमें. आप भी कल को एग्जाम दे देंगे, आपकी वजह से थोड़ी ना सक्सेस रेट गिर जाएगा. तो बेसिकली जो अगर आप मुझे पूछेंगे कि कंपटीशन कितने बच्चों में है, कंपटीशन 50,000 बच्चों में होता है. ये 5 लाख 10 लाख 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं. इट डज नॉट मीन ये कूड़ा होता है. इनका कोई यूपीएससी का रुझान नहीं होता. बच्चों को यूपीएससी की पढ़ाई के बारे में कुछ जीरो पता होता है. वो कुछ और उनके स्किल सेट होते हैं, जिंदगी में कहीं और फील्ड में बेहतर कर सकते हैं. एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, उनका प्रिपरेशन इज एज गुड एज गार्बेज. उनके पास प्रिपरेशन नहीं होता. तो 10-12 लाख बच्चे कोई आपका कंपटीशन नहीं है. आपका कंपटीशन 50,000 बच्चे हैं. तो ऑब्वियसली अगर आपको ब्यूरोक्रेट बनना है और बहुत बड़े पोस्ट पे जाना है, 50,000 में आप बेहतर होने चाहिए. हाउ टू स्टडी फॉर स्कॉलरशिप एग्जाम वेयर देयर इज नो बेसिक्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए आपको यू शुड स्टार्ट विद योर पहले सिलेबस पीवाईक्यू एज वेल एज देन थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी. सिलेबस पीवाईक्यू करना पड़ेगा आपको, चाहे आप हमारे स्कॉलरशिप के लिए भी क्यों ना पढ़े. और उसके बाद आपको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए. I'm currently in my 3rd semester and my major is political science. I'm considering taking it as an optional. Will having political science be beneficial? Yes, it is very good optional. UPSC आप में UPSC में भी JKPSC में दोनों में अच्छा है. It is performing good, so you can go for it. कभी अपनी प्रिपरेशन को लेके लगता है हम एग्जाम की डिमांड के हिसाब से नहीं कर पा रहे, then how to tackle these problems? एग्जाम के डिमांड से आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपने एग्जाम के डिमांड को पहले समझा नहीं. तो एग्जाम की डिमांड आप पहले समझिए, फिर पढ़ाई उसी हिसाब से सिंक्रोनाइज करें, तब जाके एग्जाम की डिमांड मीट होगी. अगर आप ये मुझे बोल रहे हैं सर मेरी प्रिपरेशन एग्जाम की डिमांड मीट नहीं कर रही है, ये थोड़ा मुझे काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है. क्योंकि एक तरफ से आप बोल रहे हो कि आपको एग्जाम की डिमांड पता है, दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की डिमांड के हिसाब से नहीं है. भाई फिर क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन एग्जाम की डिमांड के अपोजिट? आपको अगर एग्जाम की डिमांड समझ आ चुकी है तो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से प्रिपरेशन को मीट करो. ठीक है ना, प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइज करो उस हिसाब से.
मतलब सर कभी अपनी प्रिपरेशन को लिखता है, ठीक। उसके बाद टेल अस अबाउट ऑप्शनल। रुतबा ऑप्शनल का सिस्टम समझिए आप। ऑप्शनल बेसिकली तीन चीजें हैं जिसको हम E2O2 फॉर्मूला कहते हैं। E2O2 फॉर्मूला सिंपली मींस एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल के दो पेपर। दिस इज E2O2। ये एग्जाम एथिक्स, एसे और ऑप्शनल से ही कवर होगा। तो ऑप्शनल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, आप कितना भी कोशिश कर ले, आप चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 क्या, आप आइंस्टाइन भी क्यों ना हो, आपको यूपीएससी नहीं देता है ज्यादा मार्क्स जनरल स्टडीज में। आप चाहे कुछ भी कर ले, उनका मॉडरेशन और स्केलिंग होता है। अगर आपने 100% भी लिख लिया उधर, वो 50% काट देगा आपको। वो नहीं, उनका प्रोसेस होता है कि हमें मार्क्स नहीं देने हैं, चाहे आप पूरा 100 का 100 डाल दो उधर, पॉसिबल नहीं है, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। नाउ एक चीज तो तय है कि जनरल स्टडीज में यू कैन नॉट स्कोर मच, बट ऑप्शनल में ये देखा गया, ऑप्शनल में अच्छा स्कोर देते हैं। ऑप्शनल में अच्छा स्कोर देते हैं कंपेयर टू जीएस। इसीलिए ऑप्शनल में अगर सही पड़ गया आपका, तो आपका 300 कहीं नहीं गया है, और 300 आना बहुत अच्छी बात होती है। नाउ ऑप्शनल में दो तीन चीजें होती है कि कौन सा ऑप्शनल लेना है। सबसे पहली चीज जो ऑप्शनल में है, दैट इज यू हैव टू टेक एन ऑप्शनल जो स्कोरेबल है। सबसे पहला क्राइटेरिया स्कोरेबल इन द सेंस, अगर आप मुझे बोलेंगे सर मेरा इंटरेस्ट फिलोसफी में है, तो मैं फिलोसफी लेना चाहता हूँ, आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज यू अगेंस्ट फिलोसफी, कि भाई मत लो फिलोसफी, फिलोसफी में मार्क्स नहीं देते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो मत लो, बिकॉज आपको अगर फिलोसफी में बहुत अच्छा मार्क्स लाने हैं, तो आपका बगल वाला, आपकी आपकी बहुत ज्यादा मेहनत आपको 300 दे पाएगी उसमें, और बगल वाला आपको कम मेहनत पे 300 दे देगा। तो ये समझना है कि कौन सा स्कोरेबल है, कौन सा नहीं है। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं सोशियोलॉजी लूंगा, मैं उसमें भी आपको एडवाइस करूंगा केएस के लिए सोशियोलॉजी नहीं लेना। आप बोलेंगे अब मैं सर एंथ्रो ले सकता हूँ या फिर पॉलिटिकल साइंस लूँ, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, उसमें भी मेहनत है, मगर उतना ज्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना फिलोसफी या साइकोलॉजी से ऑप्शंस में होता है। तो स्कोरेबिलिटी इज वन थिंग, एंड सेकेंडली आपका फिर जो भी आपने शॉर्टलिस्ट किया उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आपने 2-3 शॉर्टलिस्ट कर लिए, उसमें फिर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि भाई ये मेरा ऑप्शनल है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग ऑप्शंस आपने जैसे शॉर्टलिस्ट करे, फिर देखिए कि इंटरेस्ट किस में बन रहा है आपका। जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा वही आपका ऑप्शनल बनेगा, और फिर उसमें जाके किसी अच्छे टीचर को ढूंढना पड़ेगा, बिना कोचिंग के ऑप्शनल नहीं होता है। As a beginners aspirant, should I start preparing for civil services or first prepare for JKPSC? Do not prepare for JKSSB and then go to civil services. That is a very bad concept. पहले ही सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करें, एसएसबी आपका हलवा की तरह खुल जाएगा आपके लिए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एसएसबी इफ यू हैव टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। एसएसबी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। If I needed, can I visit Quintessence? Please tell about your educational journey. Eunice, yes, you can visit Quintessence. आप कभी भी आ सकते हैं। आप नंबर जो है हमारा, उनको कॉल करके आप बता सकते हैं कि जब भी, जहाँ भी आपको जाना, जिससे भी आपको मिलना हो, तो वो आपको बताएंगे कि वो टीचर कब होते हैं, कब किस समय होते हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं। प्लीज टेल अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी, लेट्स नॉट मेक इट अबाउट मी। उसके बाद है, सर आई हैव फेल्ड इन नीट एंड आई जॉइन नाउ कॉलेज वेयर आई टुक zoology as my major. I want to crack GKS during college. How I manage the preparation? I've already covered that. College में कैसे शुरू करना है? Please guide on how to choose optional, वो भी हो गया। Is NCERT must to clear basics? Absolutely, NCERTs are very important, but you should have an understanding on how to cover NCERTs. वो जरूरी है, because हर कोई NCERT is not important. ठीक है, तो NCERTs कुछ हैं जो जरूरी है, कुछ हैं जो उतनी जरूरी नहीं है। तो उसमें भी आपको PYQ एनालिसिस से ही पता चलेगा। लाइक इफ यू आस्क मी, should I go for NCERT to study economics? I'll strictly advise against NCERTs. I'll tell you don't study NCERTs. वो आपको अलग लेवल पे ले जाती है, अलग टेंजेंशियली अलग लेवल पे ले जाती है। यू डोंट नीड टू स्टडी एनसीईआरटी फॉर इकोनॉमिक्स, इंस्टेड गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक्स। तमिलनाडु की बोर्ड बुक्स बेहतर है एनसीईआरटी से, ठीक है ना, इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। नाउ वो चीजें पता होना चाहिए। तो जैसे हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज आर वेरी गुड, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज इररिप्लेसेबल, ठीक है ना, 11th की एनसीईआरटी इज इररिप्लेसेबल। तो वो चीज है जरूरी। अब एनसीईआरटी 6th से शुरू करें या 12th 11 12th पढ़े,
आप 11th-12th से शुरू करें। अगर आपको 11th-12th में समझ नहीं आ रहा है तो 10th पे जाए, अगर 10th समझ नहीं आ रहा है तो 6th पे जाए, ठीक है ना? तो आप 11th-12th से शुरू करें, फिर देखें कि आपकी लेवल कितनी है और उसी हिसाब से नीचे की तरफ नीचे-नीचे क्लासेस में चलते रहें। सर आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो या ऑफलाइन? मैं दोनों क्लासेस देता हूँ। अभी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा बेसिकली ऑफलाइन ही चलता है, ऑफलाइन को स्ट्रीम हम ऑनलाइन भी करते हैं, तो वो हमारी एप्लीकेशन पे चलता है। Sir, within a few months there is GK SSB exam. What should I do? Should I prepare for SSB or UPSC? I cannot answer that because I don't know कि आपने UPSC कितना पढ़ा है और GK SSB कितना पढ़ा है। तो ये मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा इसका। Can you please share the list of important NCERT books, please? Important NCERT मैं बस क्वेश्चन सब्जेक्ट बता सकता हूँ आपको। पॉलिटी के लिए NCERT इज इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशियोलॉजी वाले। Why not prepare for JKSSB first for financial support? Directly preparing for civil services feels highly tense. To achieve something big, you have to take that tension and pressure. अगर आप थोड़ा ये इसको एस्केपिस्ट माइंडसेट कहते हैं, आप बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं हो, तो आप छोटे जंग लड़े और छोटे जंग में आप छोटी फतेह ले पाएंगे, छोटी सक्सेस ले पाएंगे। जो बड़ी जंग लेते हैं उनको बड़ा सक्सेस मिलता है। तो बी अ रिस्क टेकर। आपकी उम्र क्या है अभी? Being an agriculture student, should I opt for agriculture? Agriculture is ठीक ठाक ऑप्शनल, ठीक है। Very, of course it is vast. Every optional is vast. ये भी वास्ट है, बहुत वास्ट है, बट यू कैन if अगर सब्जेक्ट है तो क्यों ना ले सकते हैं। Sometimes I'm between the devil and deep sea because I'm thinking I will go for net in PSIR, but with the passage of time, I'm thinking I will choose UPSC. Definitely go for UPSC if you're a good student, Shakir. There is uh, I would not replace UPSC with anything. I'm a beginner for both exams. You should go for Ishan. You should prepare for UPSC, Ishan. Can we study directly from book like polity, Lakshmikant, or economics? No, don't study directly. सबसे पहले syllabus cover करें, then second number पे PYQ analysis करें, then third number पे basic books उठाए जैसे NCERT तमिलनाडु बोर्ड, उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक उठाएं जैसे लक्ष्मीकांत और श्री राम। जैसे आपने बोला श्री राम तो अब बहरहाल उसका सेकंड एडिशन अच्छा नहीं है, नितिन सिंघानिया उठा सकते हैं आप। Shaukat is 23-year-old. As far as optional is concerned, I have Urdu literature. Urdu is good optional. Good भी नहीं, मतलब it is ठीक, fine optional है उर्दू। उर्दू ले आप, कोई बात नहीं उसमें। मेहनत तगड़ा करना पड़ेगा, ये नहीं समझना कि उर्दू थोड़ा इजी विजी है, ठीक है? मार्क्स नहीं आते तो मेहनत तगड़ा करनी पड़ेगी उसमें। और आप क्या नाम है, सूदी, और उसमें आप क्योंकि 23 है, मैंने आपको बोला कि आप 23 है तो यू शुड टेक रिस्क राइट नाउ, ठीक है? 1-2 साल आप दें, 25 साल 26 साल की उम्र में एसएसबी शुरू करें। अभी तो फुल ऑन फोकस आप करें कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूंगा। उसके बाद इवन यूपीएससी के लिए पढ़ना विल मेक यू एलिजिबल फॉर जेके एसएसबी ना। जेके एसएसबी इजी हो जाएगा आपके लिए, उसमें बस ओरिएंटेशन बदलना है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज जमा करनी है, वो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एक बार यूपीएससी हो गया तो। इंग्लिश लिटरेचर एज ऑप्शनल वेव्स, इट इज नॉट दैट गुड ऑप्शनल। बहुत कम लोग इंग्लिश लिटरेचर से करते हैं बेसिकली क्वालिफाई। मैंने जिनको आज तक देखा है इंग्लिश लिटरेचर में ऑप्शन ये करते हुए, तो आई कैन ओनली टेल यू दे वर क्रेजी, लाइक इन्वेस्टेड इन इंग्लिश। उनको रात दिन सुबह शाम इंग्लिश ही नजर आता था। ओनली दोज पीपल आई हैव सीन टू क्वालिफाई इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आपसे टाइम मांगेगा फिर। What about economics? Book by Ramesh Singh. Avoid it. It's not good. ये हुआ करती थी पहले, आज अच्छी नहीं है। Sir, up to 11th, sir, from 11th up to graduation, presently I'm preparing for KS from last 1 year.
I had completed my graduation in the year 2022 in economics. I'm thinking from 11th class was to go beyond in economics and political. I had studied thoroughly those subjects, and now I want to take economy as an optional. Some suggestions, guidance. I can, how can I go further? You can take economics is a good optional, but उससे बेहतर optional PSIR है. अगर दोनों आपके लिए एक समान है तो PSIR ले आओ. अगर इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स भी लिया जा सकता है, पर याद रखें बहुत वास्ट है, कोचिंग लेना पड़ेगा और बहुत मेहनत लगेगा. तो लिया जा सकता है. यू कैन स्टिल क्वालिफाई इन इकोनॉमिक्स, पर बहुत कम लोग इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई करते हैं, पर किया जा सकता है. इट्स अ डूएबल जॉब. उसके बाद है प्रेजेंटली मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरी ग्रेजुएशन 2026 में कंप्लीट होगी. तो क्या मुझे अभी से ऑनलाइन क्लासेस? बिल्कुल यस, यू शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल. नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं करना है. हाउ टू स्टडी एनसीईआरटीज? टू वी हैव टू मेक नोट्स? एब्सोल्युटली. जो भी आप पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उन शॉर्ट नोट्स को फिर 2-3 बार रिवाइज करके सिनॉप्सिस बनाने हैं. सिनॉप्सिस में हम फिर कीवर्ड्स लिखते हैं सिर्फ. कैन यू प्लीज सजेस्ट द बुक लिस्ट फॉर मेन सब्जेक्ट्स? नबीला, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली देयर इज नो सेपरेट बुक लिस्ट फॉर दैट. आपका जो मेंस का जो नोट बनता है वो बेसिकली बनता है एक तो टॉपर कॉपी से, तो टॉपर्स की कॉपी विजन आई से डाउनलोड करना. सेकेंडली आपको कुछ किताबें हैं जो मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आता है, जैसे या साइंस ऑफ आंसर राइटिंग आता है, तो दे गिव यू सम कंटेंट फॉर मेंस. तो मेंस का कंटेंट उठा के नोट्स लाने हैं दिल्ली से, ठीक है. उसमें आपका सोसाइटी का, आईआर का वो नोट होता है बेसिकली. उनको कंटिन्यूअसली पढ़ना 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 वुड हेल्प यू. और जो ट्रेडिशनल किताबें हैं ही वो तो पढ़नी ही है, पर ये कोचिंग वालों के नोट्स और कोचिंग वालों की टेस्ट सीरीज वो बेसिक कंटेंट होता है मेंस का. प्लीज गाइड फॉर टाइम टेबल, हाउ मच आवर्स वी नीड इन अ डे? दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका रिटेंशन कैपेसिटी कितना है, फयाज. इफ यू आर अ पर्सन जो जल्दी चीजें याद रखता है और जिसको ज्यादा वक्त नहीं लगता है चीजों को सीखने में, तो आप 6-7 घंटे में काम कर सकते हो अपना. लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको थोड़ा समय लगता है समझने में, तो आपको 10-12 घंटे देने पड़ेंगे. इज इट राइट टू टेक zoology इन कॉलेज फॉर ऑप्शनल? Sometimes I fear about my background because my background is medical, where I'm an average student. That's the reason my need failure in my heart. जोलॉजी ले आप बिल्कुल ले. बहुत सारे लोगों ने इस साल जोलॉजी क्वालिफाई किया है, तो आप जोलॉजी ले, और जोलॉजी में ही केएस में उसका ऑप्शनल भी ले, और केएस क्वालिफाई हो सकता है. बोथ ऑफ देम शाकिर आर गुड. पीयूष चौबे एंड शुभ्रा मैम दोनों अच्छे हैं. दोनों में से एक उठाएं और उसको 10, 15, 20 बार रिवाइज करें. दोनों आपको काम दे देंगे. ओके. If you want me to talk about something else, if you have any questions, मैंने almost सारे questions ले लिए. कुछ भी आप बताना चाहें, you can. ऑप्शनल के लिए कोचिंग कहाँ से करें? डिपेंड करता है बेटा रुतबा, जहाँ आपका ऑप्शनल कौन सा है. जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप करणदीप से करें एंथ्रोपोलॉजी. अगर आपका पीएसआर है तो शुभ्रा से करें. अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो ब्लिस पॉइंट से करें. डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है. रेस्पेक्टेड सर, हाउ टू ओवरकम मोबाइल फोन एडिक्शन? यूट्यूब से पढ़ने का टाइम, इंसान कुछ टाइम अच्छा से सब्जेक्ट पढ़ता है, बट उसके बाद इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. फिर दोस्त देखिए, दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन, दिस इज व्हाट आई यूज. तो अगर आपको मोबाइल फोन से बचना है तो मोबाइल फोन छोड़ दो, ये एक ऑप्शन है. सर प्लीज रिकमेंड वेदर टू गो फॉर कोचिंग और सेल्फ स्टडी फॉर एंथ्रो? गो फॉर कोचिंग शेख. सेल्फ स्टडी कोचिंग के साथ ही करनी है. कोचिंग आई टोल्ड यू इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू सेल्फ स्टडी, so don't make it an alternative. Coaching is a part of self study. Coaching will just make your self study more relevant for the examination. तो कोचिंग लें, उसके बाद उसी पर बिल्ड करें एंथ्रोपोलॉजी, और वो भी करणदीप से. इफ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम करणदीप मुझे बता देना, I'll just make a recommendation. थोड़ा वो मेरा रेफरल ले लेते हैं.
व्हाट अबाउट मैथ्स ऑप्शनल? भाई मैथ्स बहुत तगड़ा ऑप्शनल है, बहुत लंबा ऑप्शनल है. इफ यू आर एक्सट्रीमली गुड इन मैथ्स, यू शुड गो फॉर मैथ्स. अगर आपका मैथ्स थोड़ा ये एवरेज एवरेज है तो बिल्कुल ना ले. मैथ्स आपको मार खिलाएगा फिर. Currently pursuing masters from SQUAST and have jumped into civil services preparation a few months back, but it feels like as if it's going above the head. वही मैं आपको बता रहा था, because you would not have followed what I just said. Arbina, just tell me, जो मैंने आपको स्टार्ट में चीज बताई अबाउट सिलेबस एंड PYQs एंड सेल्फ स्टडी, डिड यू नो दैट? आपको पता था वो? आई नीड गाइडेंस प्लान्स. फिरदौस, अभी तो 1-to-1 ही बात कर रहे हैं फिरदौस जी. अभी तो 1-to-1 ही चल रहा है. आप बताएं क्या चाहिए आपको. Yes sir, when you posted that on Instagram, then I started to do that. ठीक है. So Arbina, when you started to do that, अभी क्या आपको लग रहा है कि what sort of issues are you facing? Why is it going above your head? So can I take admission in your academy? Of course, why not? अभी recently हमारा बैच शुरू हुआ है. You can come to Quintessence, वहाँ पर you can join. What about public administration as an optional? It's good. Public ad ले सकते हैं आप. ईशान, राइट नाउ आई एम नॉट इन कश्मीर. मैं वापस आऊंगा कुछ टाइम में, तो अभी तो मैं नहीं हूँ. अभी हमारे बाकी दोस्त हैं, बाकी टीचर्स हैं, उनसे आप मिल सकते हैं. शाकिर सर, नोट्स एंड बुक्स दोनों कैसे मैनेज करें? शुड वी फोकस मोर ऑन नोट्स एंड बुक्स? दोनों मैनेज करना पड़ता है यार. देखिए, आपको जब आप पढ़ते हैं ना कोई कॉन्सेप्ट, जैसे आपने पहली बार कोई चीज पढ़नी है, पहले आपको रीडिंग बुक से करनी है, साथ में नोट्स रखने हैं, तो एक टॉपिक आपको 2 जगह से पढ़ लेना चाहिए. ठीक है ना? डिपेंड करता है आप कौन से नोट्स पढ़ रहे हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि नोट्स हर एक के लिए जरूरी है. और लेट सपोज आपने इकोनॉमी पढ़ना है, तो उसके लिए आपने किताब रखी और यहाँ क्लास नोट्स रखे. फिर दोनों से आपने क्रक्स निकालकर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. सर, आई वांट talk to you on phone. Not possible to talk here. We'll see about that. Tanzila, sir, I have recently completed honors in economics. Now I'm confused regarding the optional. How is your optional? If it is really good, आपका कैसा इकोनॉमिक्स? ऑनर्स तो किया है, पर हकीकत में है कैसा? ग्रिप है पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक? I'm wondering if I should study NCERTs of political science in addition to my graduation. So if graduation is sufficient for now. भाई ग्रेजुएशन इज 3 साल. 3 साल में अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप क्या कर रहे हैं फिर? यू वेस्टिंग योर टाइम. आपको जनरल स्टडीज साथ में पढ़ना चाहिए. 3 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम. इतना टाइम नहीं होता है जितना जितना आप ग्रेजुएशन में टाइम देते हैं ना सब्जेक्ट को, वो 8 महीने में हम यूपीएससी में कवर कराते हैं, पीजी वाला लेकर. तो ग्रेजुएशन में रखा है इन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे ही घिसाने के लिए आपको, ताकि आप जल्दी बाहर ना निकले और जॉब ना मांगे. तो एजुकेशन का पूरा सिस्टम बताइए मुझे. टेंथ जैसे एग्जाम के लिए क्या 16 साल पढ़ना पड़ेगा? क्या 10th जैसे एग्जाम के लिए हमें 16 साल पढ़ना चाहिए? इतनी छोटी छोटी किताब होती है जो स्कूल वाले 1 साल में कवर करते हैं. भाई क्यों आपकी इतनी छोटी किताब आपको 1 साल भर क्यों लगता है कवर करने में? ये पागलपन है. तो ग्रेजुएशन के में आप 3 साल है आपके पास, आप ये अपना ग्रेजुएशन का टाइम 1-1.5 साल में खत्म कराए, उसके बाद आप जनरल स्टडीज पढ़े. Sir, from my college level up to the present, I am studying the top newspapers. I thinking studying them doesn't help me in current and in different exams, just like JKS, BKS. I think they will not waste my time. They would definitely help you in KS examination, would not help you much in JKSSB. पर KS में, why do you think that it's not helping you in KS? आपने ऐसा क्यों बोला? Shazia, can we think of civil services at 29 plus age? Are you from general category, Shazia? Nabila, I'm beginners, but sir, I'm very confused about the books and notes.
नबीला, आपने क्या पूछा था? I'm a beginner. I'm very confused about the books and notes. बुक्स एंड नोट्स के लिए ना गेट या मैं यू जस्ट वेट, मैं लिखा देता हूँ आपको. Sir, why engineering and medical students crack UPSC rather than art students? There is a very logical reason for that. इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स अपने 4 और 5 साल के पूरे टेन्योर में, ग्रेजुएशन के टाइम, बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं. उनका इंजीनियरिंग खाली पीली नहीं होता, उनको 8 सेमेस्टर देने पड़ते हैं, जैसे एनआईटी और आईआईटी जैसे कॉलेज में. और मेडिकल स्टूडेंट्स को 10 सेमेस्टर देने पड़ते हैं, तब जाके उनका वो बहुत ही रिगरस तैयारी करने का तरीका होता है. तो वो ऑलरेडी रिदम में होते हैं, और जब वो यूपीएससी के लिए जाते हैं वो उसी रिदम के साथ जाते हैं. आर्ट्स वालों को क्या टेंशन है, आर्ट्स को वो तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाता है. इसीलिए वो रिदम में नहीं होते, वो मेहनत करने का उनको वो रिदम नहीं होता उनका, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं. वरना इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोई फायदा नहीं है यूपीएससी में ना, एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न. पर वो रिदम होता है बेसिकली बच्चे का, उसका एक फ्लो होता है. Kindly brief about the commencement of the new session and how many hours per day will be consumed in the center. We generally take around 15 to 16 months of classes, excluding the holidays. और 15-16 महीने में we cover the syllabus, और वो शुरू हो गया अभी कुछ दिन पहले. अभी भी admissions are open, so you can. This is basically the brief idea. Sir, is there any need of coaching? Yes, optional. Don't write your optional if you're not taken the coaching, as well as you have not given the test series. कोचिंग जब आप लेंगे ऑप्शनल का, उसके साथ टेस्ट सीरीज भी लेना है. ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज से सीधा साधा 30 मार्क्स का फर्क आता है. तो टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ऑप्शनल के, तो वो याद रखना आप. बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग शुड आई प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी? डिपेंड्स ऑन आप कौन सी ज्वाइनिंग कर रहे हैं. अगर आप दिल्ली ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पढ़ के जाए. अगर आप रीजनल सेंटर जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है, वो रीजनल सेंटर वाले बेसिक से कवर कराते हैं. जैसे हम 16 महीने लेते हैं, तो 16 महीने इसीलिए लेते हैं बिकॉज हम बेसिक पढ़ाते हैं. दिल्ली में 10 महीने देते हैं, 10 महीने इसलिए देते हैं बिकॉज वो बेसिक नहीं पढ़ाते. Society, people around us compelling us to get a job as soon as possible, but a level 2 post handling such pressure seems very difficult to avoid. I can understand, Shaukat. It's a very sorry state of affairs. बहुत प्रेशर है, बट ये प्रेशर मैं भी था, आप भी हैं, आपके बाद जो आएंगे वो भी होंगे. So everybody has to go through this. You just have to navigate. Just trust. Always be connected to your God and have your trust. अपनी पूरी मेहनत करें, उसके बाद उस पर छोड़ दें, और घबराएं नहीं. लोग सोसाइटी, अगर सोसाइटी के हिसाब से चले तो फिर तो हम, मतलब फिर तो यू आर डूम्ड, यू आर टोटली डूम्ड. सोसाइटी तो चलता रहता है. आज आपको सोसाइटी बोलेगा कि स्मार्टफोन मत लो, आज आपको सोसाइटी बोलेगा कि मतलब घड़ी मत पहनो, क्या जरूरत है घड़ी पहनने की, या सोसाइटी आपको बोलेगा कि सोशल मीडिया पे मत रहो. सारी सोसाइटी सोशल मीडिया पे मत रहो आप. मेरा आपको अगर देखना है, मेरा कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है सोशल मीडिया पे. आप मुझे ढूंढने बैठे, आई एम अ डिजिटल घोस्ट. मेरा सारा काम सोशल मीडिया पे, तब भी मैं खुद सोशल मीडिया पे नहीं हूँ. क्यों? सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो काम हो गया हमारा. Sir, I started to understand the syllabus more properly and read it thrice a day, but still think I'm lagging somewhere. What should be done? Arvina, you just write specific questions. What are you lagging in? वो बताओ ना. सर, ऑनलाइन क्लासेस आप प्रोवाइड करते हो? ज़ारा क्विंटेसेंस क्लासेस की एक एप्लीकेशन आता है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस होते हैं. तो बिफोर यू टेक दैट, पहले हमारी टीम से बात करना, वो समझाएंगे कैसे क्या करना है, उसके बाद ही लेना आप. Sir, being a beginner, should I only start with NCERT or any other book or recommended to start with? You have to start with NCERT, but first, before going for NCERT, syllabus का understanding और previous year question का analysis, उसके बाद ही NCERT पढ़ना है.
How much do we have to pay for the full course in your academy? Ishan, I'm not aware of that. आप उनसे बात कर लें. Faizan Yusuf, I have full grip or hold in economics because it was my core subject, and now I'm preparing for KS. But I think syllabus of KS mainly 40% come from economics. Can you please elaborate on this? But I think the syllabus of KS mainly 40% come from economics. ठीक है. So what do you want me to elaborate? फैजान थोड़ा इसको elaborate आप क्वेश्चन को करें पहले. मुझे समझ नहीं आ रहा आपका सवाल. Sir, I do have great ability in learning and writing good answers, but my handwriting and hand speed is not better. Handwriting is not a problem. अगर आपका हैंडराइटिंग लेजिबल है, बस आपको मतलब समझ आता है कि लिखा क्या है, बस इतना अगर है, दैट्स फाइन. हैंड स्पीड इज अ प्रॉब्लम. कि अगर आप तेज नहीं लिखते हो, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आप फिर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो जब भी आप अगली बार लिखें, जब भी आप अगली बार प्रैक्टिस करें, तो हैव अ स्टॉप वॉच. एक स्टॉप वॉच अपने साथ सामने होना चाहिए, और 7 मिनट का और 9 मिनट का आपको रखना है. जैसे 10 मिनट 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो 7 मिनट, और अगर 15 मार्कर है तो 9 मिनट. तो उस हिसाब से 9 मिनट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, और वो स्टॉप वॉच के हिसाब से आप तैयारी करें अपनी. हैंड स्पीड इज अ प्रॉब्लम, हैंड राइटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. शाजिया इज ओपन मेरिट. Yes, Shazia, you should think of civil services. 29 प्लस है आप. आपके पास अगर बात करें हम, KS इज अ पोटेंशियल ऑप्शन फॉर यू. यूपीएससी तो मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा आपको उसके लिए. KS आप अगले साल का ट्राई कर सकते हैं, और उसको पढ़ने में याद रखें, डोंट ओनली गो फॉर KS. KS को पढ़ते 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 जो भी JKSSB का एग्जाम आता रहेगा, उसमें आप सारा बैठे आप, जैसे नाइब तहसीलदार आएगा या जो भी आएगा, पटवारी उटवारी जो आता है, उसमें बैठे आप, उसमें एग्जाम दे. बट पढ़ाई आप कर सकते हैं KS की. शाजिया, आर यू मैरिड? अगर आपका मैरिज है तो और चैलेंज हो सकता है, बट यू कैन डू दैट. ठीक है, फिर तो आप कर सकते हैं. और बताओ भाई. Completed my graduation with the history. Currently I'm doing my masters again in history with distance mode. I'm a beginner and I want to prepare for JKS. Basically, I sometimes got distracted while studying due to poor mental health, which makes it hard for me to remain consistent, which of course is the most important thing. Yes, it's the first time I'm attending such. Thank you, blessing. Kurat, you have done your graduation in history. Fine, it's fine if you were distracted for some time. अगर इस वक्त आप ठीक है, consistent is something जो तो होना पड़ेगा आपको. Like if you're not consistent, then maybe this is something जो आपके हाथ से छूट जाएगा फिर. तो you have to work on your consistency, and having history as an optional also, you can cover JKPSC. और हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा कंपोनेंट आता भी है GS1 में, तो हिस्ट्री आपको हेल्प भी करेगा, आपका बैकग्राउंड आपको हेल्प भी करेगा इसमें. आप बस कंसिस्टेंसी पे काम करें, और डू अटेंड सच सेशंस ना. डू मीट पीपल एंड डू गो टू दीज मेंटर्स एंड टीचर्स. उनसे मिलो, और आपको एक थोड़ी नई दुनिया दिखेगी, उससे थोड़ा फायदा बहुत मिलता है. Sir, as my mad ideology, I think NEET is more tough than JKS due to accuracy, timing, and cutoff. Of course, my NEET is very tough than JKS, but it is not tougher than UPSC. ठीक है ना. सो वो तो मैं नहीं मानूंगा. ये हमारा बहुत हो रहता है, नीट वाले टीचर्स और यूपीएससी वाले टीचर्स की, भाई हम बहुत मुश्किल पढ़ाते हैं. यूपीएससी कहते नहीं, हम बहुत मुश्किल पढ़ाते हैं. भाई मेरी जान, यूपीएससी दुनिया का इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, बिकॉज ये आपको तोड़ के रखता है. नीट आपको एक एग्जाम है, ये एग्जाम साल भर चलता है, और इसमें हर लेवल पे आपका सिर्फ एमसीक्यू नहीं, हर लेवल पे आपका एमसीक्यू, आपका आंसर राइटिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका दिमाग, मेंटल अलर्टनेस, सोशल अवेयरनेस, सब कुछ चेक करता है. तो इसको तो मैं नहीं मान सकता. हाउ कैन आई मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग preparation? Basit, like I told in the beginning,
रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, यू शुड हैव अ वेरी गुड कॉज, आपके पास एक बहुत अच्छा कॉज होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए लाइफ में, करना चाहता हूँ मैं आपको जैसे एक विजन दे सकता हूँ इस वक्त, जैसे आप ये क्यों करना चाहते हैं मुझे बताइए, दुनिया में आप क्यों आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको क्यों बनाया, उसने थोड़ी ना इसलिए बनाया कि तुम खाओ पियो और ऐश करो, इसलिए बनाया था उसने, और जैसे है ना वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, बेसिकली आपको किस लिए पैदा किया गया, किसी मकसद के लिए पैदा किया गया, किसी काम के लिए पैदा किया गया, जब तक आप काम नहीं करोगे वो वाला जिसके लिए आपको मकसद, जो आपको ऊपर वाले ने जिसके लिए बनाया है, फिर आपकी बनाने का फायदा ही क्या था। पर तो जानवर भी यही काम करते हैं, जानवर भी खाता है, जानवर भी पीता है, जानवर भी अपनी फैमिली बनाता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क है। तो रिमेंबर ऊपर वाले ने आपको बनाया क्यों, और वो काम करे आप, लोगों के लिए काम करे, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन काम वो है जो आप लोगों के लिए करते हैं, और लोगों की जिंदगी बेहतर करे, लोगों की जिंदगी में सबसे पहले अपने माँ बाप की जिंदगी बेहतर करे, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर करे, अपने भाई की जिंदगी बेहतर, उसके बाद अपने हमसायों की, अपने रिश्तेदारों की, उसके बाद और आगे बढ़े। तो ये मकसद होना चाहिए आपका, बियॉन्ड योर सेल्फ, आपकी खुद की औकात से बड़ा ख्वाब, और वो ख्वाब कंटिन्यूसली आप याद करें कि मुझे जब मरना है तो ऊपर वाले को जवाब देना है कि मैंने अपना रिसोर्सेज किस लिए इस्तेमाल किया था। तो बैठना नहीं है, आराम नहीं है, इसमें जिंदगी में आराम नहीं है, यू शुड नेवर बी लाइक पीछे से बैठकर अब मैं आराम करूंगा, लाइफ में आराम नहीं, जब तक आप मरते हैं तब तक आपको लड़ते रहना है। बेटर ऑप्शनल अदर देन मैथ्स, यू गिव मी सम ऑप्शंस शाजिया, मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या ऑप्शनल हो सकता है बेहतर, थोड़ा ऑप्शंस दो मुझे। निगत, last week I visited your institute to apply a job. I submitted my resume. I want to job along with this task to accomplish my passion along with this challenge. How can I stick on and manage both? Enthusiasm sometimes reduces due to society judgment. निगत, I'm not aware of आपका जो ये आपने अप्लाई जो इसके लिए किया था, you should meet Ruhan sir there. He is basically running the all stuff. तो उनसे आप बात करें, सी हाउ व्हाट ही टेल्स यू अबाउट इट, एंड मैनेज हो सकता है, बिल्कुल मैनेज हो सकता है, अगर आप सुबह शाम दिन में 6 घंटा 7 घंटा निकाल पाए तो मैनेज हो सकता है। Sir, I recently completed ancient history, R.S. Sharma. I have all the storyline in my mind. Very nice. While studying, I noted all the facts. I tried to attempt PYQ, but I was puzzled, couldn't do score more than 4 out of 10. Felt very, very down. अब दिस इज वेरी नाइस जो आपने अभी बताया, बहुत जबरदस्त बात बोली आपने कि भाई आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में है, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, यही मैं कह रहा था, दैट व्हेन यू स्टार्ट यू विल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड दिस इज द फर्स्ट इशू दैट यू आर फेसिंग, ये पहला इशू है। नाउ ये जो आपको इशू हुआ, ये सेटबैक जो आपको आया, नाउ आप क्या करें, जैसे आपने कहा यू मेड ऑल योर नोट्स एंड ऑल दैट, अब आप और नोट बनाए, और नोट में अब ये लिखे कि मुझे गलती कहाँ पे हुई, नोट में अब ये लिखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पाया, दैट इज वेयर यू विल इंप्रूव। तो आपने जो 4 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए और 6 आपसे नहीं हुए, 6 को आप एनालाइज करें कि कहां पर मुझे दिक्कत आ रही है, क्या ये पैराग्राफ जहां से क्वेश्चन आया है क्या वो मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था, क्या मुझे वो याद नहीं था, क्या मैंने वो समझा नहीं था, या उसमें कुछ मिसिंग था तो मुझे कोई और सोर्स भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। तो इसमें एनालाइज करो और उसका नोट बनाया, वो असल काम है आपके लिए, सेकंड स्टेप वही होता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स, जितने भी बच्चे हमें अभी देख रहे हैं, इकरा, अशरफ, अफरीन, लोन, हजरा, सजाद, रबीना, बाजिला, अजान, फयाज, गाजिया, मुंतशा, यूनिस, शौकत, नबीला, कुरत, रईस, रुतबा, सीरत, जावेद, शाकिर, शाजिया, आबियान, तंजीला, तस्लीमा, इलियास, उज़मा, वसीम, ज़ारा, जुबैर, शाबाश। सर बुक लिस्ट एंड नोट्स, हाँ अभी मैं बुक लिस्ट बताता हूँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट। व्हाट अबाउट ज्योग्राफी और हिस्ट्री? ज्योग्राफी इज गुड, दोनों अच्छे हैं, तो बहुत वास्ट है, इतना मैं बता दूं, बहुत ज्यादा वास्ट है, दोनों बहुत ज्यादा वास्ट
As an average student after NEET failure, I have a fire of that level in my heart where I think I did everything for civil services, चाहे वो death ही क्यों ना हो जाए. Not everything for civil services. Please don't make civil services as your मकसद ज़िंदगी. Civil services is not your मकसद ज़िंदगी. Civil services आपको अपने मकसद में पहुंचने में मदद करेगा. तो इसको मकसद मत बनाओ और इसके लिए मत मरो. आप बुक लिस्ट लिख सकते हैं सारे बच्चे. मैं बुक लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको. प्लीज आप बुक लिस्ट लिखें. पहले हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और ये मैं आपको प्राइमरी बुक लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है. सेकेंडरी नहीं, मैं प्राइमरी बुक लिस्ट बता रहा हूँ. आप शुरू करें एंशियंट हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री फ्रॉम आर एस शर्मा. ये एनसीईआरटी है पुरानी वाली. उसके बाद है मिडीवल हिस्ट्री. मिडीवल हिस्ट्री आप पढ़े सतीश चंद्र से. सतीश चंद्र से. उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े स्पेक्ट्रम से. स्पेक्ट्रम से. बिपिन चंद्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बेसिकली बिपिन चंद्र से ही निकाली गई है. उसके बाद आप पढ़े पोस्ट मॉडर्न. पोस्ट मॉडर्न के लिए ब्लू कलर की बुक आती है बिपिन चंद्र की, वो पढ़नी पड़ेगी. बिपिन चंद्र बहुत अच्छी किताब है, ठीक है. उसके बाद आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़ें नितिन सिंघानिया, ठीक है. नितिन सिंघानिया, और उसको बड़ा सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा. ये हो गया हिस्ट्री. नंबर 2 पे आप लिखें, नंबर 2 पे इकोनॉमी. इकोनॉमी. इकोनॉमी में आप शुरू करें तमिलनाडु बोर्ड बुक्स. तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स 11th और 12th की. इसमें जो तमिलनाडु वाले चैप्टर है उसको इग्नोर करना, जनरल चैप्टर्स पढ़नी है आपको. सेकेंडली आपको पढ़ना है उसके बाद नितिन सिंघानिया. नितिन सिंघानिया इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया. और तीसरा आपको इसको अपडेट करना है बजट इकोनॉमिक सर्वे से. बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जब ये आएगा, हर साल बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो हर साल मिनिमम पिछले 3 साल का, मिनिमम पिछले 3 साल का. नंबर 3 पे यू हैव टू कवर पॉलिटी. पॉलिटी में आप पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़े, वही 11th 12th वाली. उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़े. लक्ष्मीकांत, और कुछ कोचिंग के नोट्स लेकर आए. कोचिंग नोट्स, ठीक है. किसी भी टीचर के बड़े अच्छे नोट्स होते हैं, वो नोट्स किसी के भी उठा के लाना है. देन नंबर 4 पे आप ज्योग्राफी लिखे. ज्योग्राफी के लिए प्लीज राइट डाउन एनसीईआरटी 11th and 12th. दैट्स इट. और किसी टीचर के नोट्स. फिर नंबर 5 पे आप लिख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप क्या करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बेसिकली 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़े और नोट्स ले लें. अगर आप किसी हमारे स्टूडेंट को जानते हैं, मेरे नोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ले लो, वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है. और फिर इसको मंथली मैगजीन से, मंथली मैगजीन तो हर बार पढ़ना है आपको. मंथली मैगजीन याद रखें, मंथली मैगजीन दृष्टि की, विजन वगैरह की मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी. ईयरली मैगजीन ही मंथली मैगजीन पढ़नी है. उसके बाद एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए आपको क्लास 12 बायोलॉजी जो आती है उसके आखिरी 4 चैप्टर पढ़ने हैं. और PMFIAS, PMFIAS करके किताब आती है एनवायरनमेंट की, वो पढ़नी है. एनवायरनमेंट आपका इससे हो जाएगा. तो मोटा मोटा ये कुछ आपकी किताबें हैं, ठीक है ना. बाकी जो मिसलेनियस जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, उसमें कोचिंग के नोट्स लेकर आने पड़ेंगे आपको. कोचिंग के नोट्स देने पड़ेंगे आपको, ठीक है. कोचिंग के नोट्स किसी के भी, उसके लिए किताबें जरूरी उतनी नहीं है. कोचिंग के नोट्स. एथिक्स के लिए मुदित जैन पढ़ सकते हैं आप. एथिक्स के लिए मुदित जैन. मुदित जैन ये यूपीएससी टॉपर था, उसने भी छोड़ दिया, वो भी पढ़ाता है करोल बाग में, ठीक है. और बताइए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तस्लीमा, दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, उसमें 20-25 साल के पेपर्स है,
और आर्यहंत की किताब आती है मेंस की, ठीक है, प्रीलिम्स की और मेंस की। आर्यहंत मेंस के लिए और दिशा पब्लिकेशन प्रीलिम्स के लिए। वी डोंट प्रोवाइड कोचिंग नोट्स। नोट्स तो ऐसे नहीं है, बट किसी अगर इंस्टीट्यूट के किसी स्टूडेंट से आप मिलते हैं तो उनसे नोट ले सकते हैं, ऐसे तो नोट हम नहीं देते। थैंक यू कुरत। सॉरी। देखिए, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा। जैसे ही आप सिलेबस और पीवाईक्यू देख लेंगे उसके बाद you'll have to take classes for your history optional, ठीक है। और वो दिल्ली बेस्ड किसी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन लेना पड़ेगा आपको। और यू शुड गो द मोमेंट यू कवर्ड योर सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, एंड देन थोड़ा सा बेसिक किताबें ऊपर ऊपर से देखकर सिलेबस को थोड़ा ग्रास्प करके डायरेक्टली स्टार्ट क्लासेस, बिकॉज डोंट वेस्ट टाइम। और फिर से पढ़ना पड़ता है। सर आई हैव एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल, इवन एबिलिटी भी है पढ़ाई की, बट आई हैव नॉट क्लियरली ट्रैप्ड इन कंफर्ट। लेट स्लीप शेड्यूल, वेकअप लेट, डिसिप्लिन भी नहीं हूँ, ओवर थिंकिंग है। फिर दोस्त, पहले आप अपना फोन छोड़ दें, स्मार्टफोन को हटाकर एक फीचर फोन लाएं और अपना सारा काम लैपटॉप पे शिफ्ट करें। और लैपटॉप से ही इंटरनेट सर्व करें, लैपटॉप से ही यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई करनी है वो करें। फोन अपना पहले आप छोड़ दें, फोन को इमीडिएटली गिव अप योर स्मार्टफोन एंड शिफ्ट टू अ फीचर फोन, बटन वाला फोन, एंड दैट इज डूएबल। मैं फीचर फोन चलाता हूँ, आप भी वही करें तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। आपका स्लीप पैटर्न ठीक हो जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग बेसिकली ये इंटरनेट डिप्रेशन होता है, उससे ये ठीक हो जाएगा। सर, सम सजेशंस फॉर मी एज आई एम 29 प्लस। आई गेव यू सजेशन शाजिया दैट यू शुड फोकस ऑन केस, और साथ में जो भी एसएसबी का एग्जाम आएगा वो साथ साथ आप तैयारी करते रहे उसकी। एसएसबी साथ में रखें आप, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। फयाज, RS Agarwal, you can refer to RS Agarwal for that. I've joined Quintessence. They are provided with some PDFs of PYQs. Apart from this, no Rutba, you don't need to take PYQs apart from the PDFs. वो काफी है जो हमने आपको वहां दिया है। थैंक यू नबीला। टेबलेट पे बेसिकली लैपटॉप ले आओ, टेबलेट जरूरत नहीं है, लैपटॉप ले आओ। टाइम टेबल नमाजों के हिसाब से फ्रेम करें आप, ठीक है। तो फजर से जोहर, फिर जोहर से असर, इसको हम सर्कुलर टाइम टेबल कहते हैं। ये इमाम गजाली ने दिया था, वो थोड़ा सर्च करें आप, नमाजों के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। थैंक यू रुतबा। Sir, please share some details about the new batch at Quintessence. New batch has just started. You can join in. अभी भी admissions चल रहे हैं, अभी उसमें पहली ही classes चल रही है। आंसर राइटिंग में वी हैव अ डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट देयर, वो हैंड होल्डिंग कराते हैं हर बच्चे की आंसर राइटिंग में, तो आप घबराएं नहीं। उसमें आंसर राइटिंग के डेडिकेटेड सेशंस क्लासेस भी होते हैं। Who told you there is no institute which provides assistance on answer writing? We have been doing it from last 1 year. हमारे पास एक आंसर राइटिंग के डेडिकेटेड क्लासेस होते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर हर एक बच्चे का आंसर चेक करते हैं। ये हवाई हवाई बातें होती हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड। डज द कोर्स help with that? We don't have specific classes for mental health, but we do have friendship. दोस्ती है जो आप अपने टीचर से कर सकते हैं, और वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह।
Sir, I'm letting my heart out. Whenever I prepared for JKS SSB SSC, couldn't find it interesting. But whenever I study for civil services, uh, I feel like the spark inside while preparing my civils. Will how to avoid the societal pressure on the way out for me? Yes, करना पड़ेगा आपको. और उसमें यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, यू हैव अ डेडिकेटेड मेंटर आल्सो देयर, तो उनसे भी आपको कंटिन्यूअसली गाइडेंस मिलता रहेगा. टाइमिंग क्या रहती है आपकी क्लासेस की? टाइमिंग मुझे पता नहीं है, अभी शायद 8 बजे से शुरू होता है, 8 से कुछ 12-1 बजे तक. थैंक यू सो मच शाजिया. प्लीज सजेस्ट द coach which coaching notes are best for what? नबीला, किसके लिए कोचिंग चाहिए आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. आई होप कुछ आपको 5-10% फायदा मिला हो. अच्छा, नबीला का जो नोट्स है किसी के भी उठा लो, ओनली आइज के उठा लो, इसके उठा लो, दृष्टि के उठा लो, वजीरम के येलो बुक्स उठा लो, कोई भी कोचिंग नोट्स आप उठा सकते हैं, वो सब ठीक है, तो सेम ही होता है सब. वी हैव दिस कॉन्टैक्ट नंबर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से वो अपना प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे. ये कॉन्टैक्ट नंबर आप चैट सेक्शन में डाल दे ताकि बच्चे इसको कॉपी करके आपको कॉल कर सके. आप बिल्कुल 9 बजे के बाद शाम के 6 बजे तक आप इनको कॉल कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. थैंक यू फिरदौस, थैंक यू उस्मा, थैंक यू शौकत, थैंक यू नबीला. आई होप यू एंजॉय द सेशन, थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा. मैं उम्मीद है मुझे कि मैं फिर से वक्त मिला तो फिर से एक फ्री सेशन करूंगा. तो इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू गाइस. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी प्रॉब्लम सुन के. और मैं आपको ये भी बताऊंगी, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा इतना इम्पोर्टेंस भी मत दो, बिकॉज ये ऑलमोस्ट हर एक किसी फेज से गया है. आप भी उसी फेज में हैं और निकल आएंगे आप. तो बुरे वक्त की सबसे बेहतरीन पहचान होती है कि उसके बाद अच्छा वक्त आता है. तो आपके अच्छे वक्त की शुरुआत हो गई है. बस आप ये थोड़ा कुछ साल निकालें, इसके बाद इंशाल्लाह ऊपर वाला चमकाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू.